सर, आप जैसे कल बोल रहे थे कि रैंडमली कार एलोकेट कर दी गई। वो पार्ट नहीं समझ में आया। ये हुँ, बात नहीं समझ में आई। क्योंकि हर चीज़ का इतना साइंटिफिक रीज़न है और कॉज़ और इफ़ेक्ट का कोरिलेशन है, फिर ऐसे रैंडमली कैसे हो गया? और रैंडमली कहाँ पर हुआ? जब पहली बार मूल प्रकृति से बुद्धि बनी, हाँ। तो कौन से संस्कार लेके आई? हाँ, तो तो ये कहाँ पुरुष पर हुआ? कहाँ पे हुआ होगा जब मूल प्रकृति और पुरुष ही हैं? मूल प्रकृति डोरमेंट है, हाँ, स्टेबल है, इनविजिबल है, इक्विलिब्रियम में है। उसमें तीन गुण तो हैं, लेकिन कोई भी गुण प्रीडोमिनेंट नहीं है। हुँ, तो मतलब वो एक अद्भुत स्थिति है प्रकृति की। अनंत है, इटर्नल है, हमेशा के लिए है। बुद्धि लिमिटेड है, हुँ। बाकी सब तत्व लिमिटेड है। क्यों? ऐसा हुँ, क्यों है कि मूल प्रकृति अनलिमिटेड है और उससे निकले हुए बच्चे सारे लिमिटेड है? ऐसा क्यों है कि माँ अनलिमिटेड है और माँ के बच्चे सब लिमिटेड है? क्योंकि वो अंश हैं। अ, मेरे लड़के की हाइट मेरे से ज्यादा है, अंश है मेरा। मेरे वाइफ से भी ज्यादा है, अंश। नहीं, उस एस्पेक्ट में नहीं अंश बोल रहे। हम बोल रहे हैं जब अनंत है, मूल प्रकृति अनंत है और उसमें सारे गुण इक्विलिब्रियम में हैं, स्टेबल हैं, डोर्मेंट है। तो जब पहली बार बुद्धि का क्रिएशन हो रहा है तो उसमें कौन से संस्कार और क्यों आ रहे हैं? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना। और क्योंकि वो लिमिटेड है, इसलिए उसमें संस्कार हैं। संस्कारों के कारण वो लिमिटेड है। अगर आपके चित्त में वृत्ति है तो वहां लिमिटेशन है। अगर वृत्तियां खत्म हो जाती हैं तो वो लिमिटलेस हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है, वहां योग है। वहां पे नहीं, फाइनाइट और इनफाइनाइट का मिलन है। बट दैट इज द बैकवर्ड रिवर्स जर्नी। रिवर्स? जो अभी हम बोल रहे हैं कि वृत्तियाँ जब ख़त्म हो जाती हैं और हम अनंत में वो मिलते हैं, तो दैट इज़ द रिवर्स जर्नी दैट वी हैव टू डू। जब But वृत्तियां but नहीं when है। the creation is happening, then we are at that standpoint. And from that standpoint, when we are reviewing, then I'm not able to understand कि why certain sanskars are coming and they are manifesting and why not the other. ओके।
एक बार आपने ये भी बोला था कि पुरुष। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक एक करके चलते हैं। ओके। पास सांख्य कारिका की किताब है। हाँ जी सर। कौन सी वाली है? ईश्वर कृष्ण। ओके, तो आप पेज नंबर 66 पे आइए, 23rd कारिका। हाँ जी सर। उसको पढ़िए एक बार, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है कारिका के मीनिंग का, उसको पढ़ो। बुद्धि द ग्रेट प्रिंसिपल। मीनिंग से ही पढ़ो सर। हाँ नहीं, जहाँ 23 नंबर लिखा है ना, सेकंड पैरा, वहां से पढ़िए, आपको सिंपली समझ में। बुद्धि इज ascertainment or will. Virtue, knowledge, dispassion, and power are its manifestations. When sattva attribute abounds, and the reverse of these, when tamas attribute abounds. और क्या समझ में आया आपको? ये Then बुद्धि buddhi, की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। और ये जिन चीजों की बात कर रहे हैं उनको भाव बोलते हैं। ओके। तो जब बुद्धि सात्विक होती है तो बुद्धि के अंदर चार भाव डिस्प्ले होते हैं। वर्चू मतलब धर्म, नॉलेज मतलब ज्ञान, डिस्पैशन मतलब वैराग्य, और पावर मतलब सिद्धि, ऐश्वर्य। तो प्रकृति जो है वो सात्विक भी होती है, राजसिक भी होती है, तामसिक भी होती है, वो नाचती है। ये उसका धर्म है, चरित्र है, ये उसकी क्वालिटी है। और रैंडमली नाचती है। अब आप बोलेंगे ये रैंडमली क्यों नाचती है? ये तो कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट है तो आप प्रकृति के इस मूवमेंट को, ये तीन गुणों के मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जब ये तामसिक रूप से नाचती है तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है बुद्धि में। बुद्धि पहली उपज है मूल प्रकृति की। और जब ये प्रकृति अपने आप में तामसिक हो जाती है तब इसके उल्टे, रिवर्स भावों का प्रदर्शन होता है। मतलब क्या? अधर्म, अज्ञान,
राग, और बोल लीजिए कि ऐश्वर्य के उल्टा शायद अनैश्वर्य होता है, या लैक ऑफ पावर या वीकनेस। तो ये 8 प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, भाव हर बुद्धि के हैं। भी आपको समझ में आ रहा है? और हर बुद्धि का धर्म का लेवल सेम नहीं हो सकता है। हर बुद्धि का ज्ञान का सेम नहीं हो सकता है। वैराग्य बुद्धि का लेवल सेम नहीं हो सकता है। बुद्धि तो यूनिवर्सल माइंड है। हाँ, बुद्धि यूनिवर्सल माइंड है। ये जो पॉइंट आपने बोला, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। अभी मुझे याद नहीं पड़ता है, किसी ने आप में से कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में ग्रुप में एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया था 25 तत्वों का। किसने दिया था वो? मैंने ही दिया था सर। हाँ, आप उसको खोलिए और उसको एक बार ग्रुप में दोबारा शेयर करिए। ओके। काफी पीछे चला गया। मिला आपको? हाँ, मिल गया। आ गया सर। हाँ मैंने रीसेंड करा। हाँ, उसको देखिए आप एक बार। महत में बुद्धि को दिखा रहे हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। दिखा रहे हैं। हाँ। वो जो पहला यूनिट है, जहाँ पे पुरुष और प्रकृति के करीब आने से, उनके बीच की एक्टिविटी से जो बन रहा है, उसमें 2 शब्द लिखे हुए हैं, महत और और उसके बुद्धि। नीचे बुद्धि, हम्म। और उसके नीचे आपका जो है अहंकारा अकेला लिखा हुआ है। हाँ। बाकी सब जगह एक 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 ही तत्व का वर्णन है। ओके। नोट किया आपने? हाँ हाँ। क्यों है ऐसा? तो मतलब, अच्छा, लोअर बुद्धि भी होता होगा कुछ। हाँ, एक बुद्धि वो है जो इंडिविजुअल और महत के बीच में है, अहंकारा और महत के बीच में है। ओके। तो महत जो है वो प्योर कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जिससे इंडिविजुअल इंटेलिजेंस की तरफ हम जा रहे हैं। जितने भी इंडिविजुअल लिविंग बीइंग्स हैं, उनकी इंटेलिजेंस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी हुई है। जोड़ किसके बीच में है? अहंकारा के बीच में है, जो डूअरशिप का प्रिंसिपल है, जो करता है। और बुद्धि के बीच में है, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस का हिस्सा है और इंडिविजुअल माइंड से कनेक्शन देता है। तो जो महत है वो एक है, लेकिन अलग अलग बुद्धियां यूनिवर्सल हैं, लेकिन महत के साथ अटैच्ड है। अभी कुछ क्लैरिटी आ रही है आपको? हाँ जी सर। तो हो ये रहा है कि जहां पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, वो मूल प्रकृति है। उसको हम परसीव नहीं कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं
सत्य है, उसका हमारा प्रत्यक्ष रूप से दर्शन इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है। सिर्फ एक योगी सिद्ध इंद्रियों से देख सकता है मूल प्रकृति को। इसलिए हमको मालूम है कि मूल प्रकृति है। ये वेस्ट के साइंटिस्ट को आज तक दिखाई नहीं देती है, इसलिए उनको नहीं मालूम। इसलिए वो बोलते हैं अरे अरे न्यूटन की मैकेनिक्स तो गलत है, क्लासिकल मैकेनिक्स। एक और मैकेनिक्स है, एक और पार्टिकल है जो कि क्वांटम पार्टिकल है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स है, जो कि क्वांटम थ्योरी पे आधारित है, जिसकी की प्रिंसिपल्स ही अलग है। ऐसे कैसे हो जाता है कि जो हम आंखों से देख रहे हैं वो असत्य हो जाता है जब आप मूल प्रकृति के अंदर जाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति में है ही नहीं। ये अलग है, मूल प्रकृति अलग है। जहां मूल प्रकृति खत्म होती है उसके बाद प्रकृति चालू होती है। दोनों एक नहीं है, एक पैदा करने वाली है, एक पैदा होने वाली है। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, और क्योंकि प्रकृति बन रही है, मूल प्रकृति नहीं बन रही है, मूल प्रकृति बनी बनाई है। कब से बनी है हमको मालूम ही नहीं। हम मान के चलते हैं कि सदा से है, हम मान के चलते हैं कि पुरुष भी सदा से है, लेकिन मूल प्रकृति को तो किसी ने बनाया होगा। वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो मैटर है। तो हम नहीं जानते किसने बनाया। हम उस तर्क में भी नहीं जाते हैं कि किसने बनाया, कब बनी, क्योंकि इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता है। कोई उस समय था ही नहीं। तो इस सवाल का जवाब न क्रिश्चियनिटी दे सकती है, न इस्लाम दे सकता है, न सिखिज्म दे सकता है, न बुद्धिज्म दे सकता है, न जैनिज्म दे सकता है, न हिंदुइज्म दे सकता है, न साइंस दे सकती है। इसलिए वो भी लाचार हैं। इसलिए वो बिग बैंग तक आके रुक गए। वो ये नहीं बोलना चाहते हैं कि अनंत के बिग बैंग है। अगर वो बोलेंगे अनंत के बिग बैंग है तो उसका अंत नहीं है। वो पूछा जाएगा कि पहला बिग बैंग कहां से आया, वो ऊर्जा कहां से आई, वो एनर्जी कहां से आई, किसने क्रिएट किया वो एनर्जी को। और उसका सवाल जब एक साइंटिफिक कम्युनिटी देगी तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक क्रिएटर है, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे कि एक क्रिएटर है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो रिलीजन्स बोल रहे हैं वो कुछ हद तक सही है। बुद्धिज्म बोलती है कोई क्रिएटर नहीं है, ये सदा से है। जैनिज्म बोलती है कोई क्रिएटर नहीं है, ये सदा से है। उनको वैदिक पंडितों ने गलत क्यों नहीं साबित किया? आदि शंकराचार्य में इतना दम था तो जाके जैन पंडितों को गलत साबित करते, बौद्धियों को गलत साबित करते। उन्होंने तो छोटे छोटे पंडितों को यहां वहां खोज के उनको गलत साबित कर दिया। चारवाक को गलत साबित करते, नहीं कर पाए। इसलिए उनको भी जगह दी गई है दर्शन शास्त्रों में कि हां ये भी एक तरीका है दर्शन करने का, सत्य का। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी सर। तो एक ट्रांजिशन पॉइंट है बिटवीन मूल प्रकृति एंड प्रकृति। जहां प्रकृति है वहां पे तीन गुणों का खेल है, सत्व का, रजस का, तमस का। जब बुद्धि
बुद्धि फर्स्ट है। बुद्धि सात्विक जगह पर बनती है, लेकिन जो सात्विक बुद्धि है वो अति सात्विक भी हो सकती है और अति तामसिक भी हो सकती है। सात्विक होते हुए भी तामसिक हो सकती है, सात्विक होते हुए भी राजसिक हो सकती है, सात्विक होते हुए भी सात्विक हो सकती है। जब वो सात्विक सात्विक होती है तब धर्म रहता है, ज्ञान रहता है, वैराग्य रहता है और ऐश्वर्य रहता है। और जब वो सात्विक तामसिक हो जाती है तब अधर्म रहता है, अज्ञानता रहती है, राग रहता है, द्वेष रहता है और बोलिए अनऐश्वर्य रहता है। सिद्धियां गायब हो जाती हैं, आदमी कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, उसका आत्मबल गिर जाता है। और ये जो स्विचिंग है, तमस टू सत्व, सत्व टू तमस, ये रैंडम है। कॉज एंड इफेक्ट तो है, लेकिन 100% नहीं है। बाप और बेटे की शक्ल और कंप्लीट रेप्लिका नहीं होते हैं। एक फैक्ट्री में, टॉप की फैक्ट्री है, मान लीजिए रोल्स रॉयस बन रहे हैं, वहां पर भी दो रोल्स रॉयस सेम नहीं हो सकते। मान लीजिए सागर में 1 करोड़ मछलियां हैं, एक ही स्पीशीज की, वहां पर भी दो एक समान नहीं हो सकते। आपके बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, दो सेल भी एक समान नहीं हो सकते। भारत में 140 करोड़ इंसान हैं, उनके अंगूठे के प्रिंट एक समान नहीं हो सकते। फिर भी भारत सरकार को डर था, इसलिए बायोमेट्रिक मेजरमेंट जो ली गई वो 10 उंगलियों की ली गई। उनके सिस्टम में एरर था, एरर की प्रोबेबिलिटी थी, इसलिए उस सिस्टम के एरर की प्रोबेबिलिटी को काउंटरैक्ट करने के लिए, उसको नेगेट करने के लिए आपके 10-10 उंगलियों के बायोमेट्रिक प्रिंट लिए जाते हैं। और उनको अंगूठों के बायो प्रिंट पे भी डाउट था, इसलिए आपके आयरस के, आंख के प्रिंट भी रिकॉर्ड किए गए, और एक आंख के नहीं, दोनों आंखों के रिकॉर्ड किए गए। फिर भी उनको डाउट है, इसलिए आपका फेस भी देखा जाता है, आधार कार्ड में आपका चेहरा भी होता है। फिर भी उनको डाउट है, इसलिए वो आपका एड्रेस भी लेते हैं, डाउन टू द पिन कोड। तो जहां पे इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, उसके बाद भी सिस्टम फूल प्रूफ नहीं है, उसमें एरर हो सकता है। और सरकार को इसके बाद भी डाउट है, इसलिए आप अपना केवाईसी बार 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 करवा रहे हैं। अगर आपके 6 बैंक अकाउंट हैं तो 6 बैंक अकाउंट वाले आपको केवाईसी के लिए बुलाएंगे 6 बार। क्यों? जब सिस्टम एक है, इंटीग्रेटेड है, तो क्यों चाहिए भाई? उसके बाद आपका फोन नंबर भी इंटीग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि फोन नंबर भी यूनिक होते हैं। दो फोन नंबर सेम आपको भारत में नहीं मिलेंगे, दुनिया में नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो आधार कार्ड के जेरोक्स पे आपका साइन लेते हैं, जबकि साइन में सबकी अलग अलग है। ये बेवकूफों का सिस्टम बनाया हुआ है, एक नंबर के बेवकूफ हराम को देश को फालतू के काम पे लगा रखा है, बैठ के साइन करो, जाओ जाके बायोमेट्रिक करा के आओ।
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे को यूके की वीजा के लिए अप्लाई करनी है, तो मेरे को बोला गया कि ये दो वो दो वो दो सब हो गया। बोला कि फिर आपका जो पीपीएफ है उसका हमको लेटेस्ट पासबुक चाहिए। लेटेस्ट पासबुक लेने गए तो वहां बैंक का नाम चेंज हो गया, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक हो गया। यह है भारत की अवस्था की बैंक भी पलट जाती है सरकारी। और उसके बाद बोले नहीं, आपको साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, बायोमेट्रिक नया लिया जाएगा। फिर मैं पर्सनली गया, यहां से 12 किलोमीटर दूर जाके अपना अंगूठा देख के आया। फिर बोले कि 4 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी कि आपका बायोमेट्रिक मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोले ठीक है भाई। फिर कल मेरे को इंडियन बैंक से किसी का फोन आया कि सर आपका जो जेरोक्स दिया हुआ है आधार कार्ड का, उसमें जो आपका साइन है, जब हम उसको स्कैन करते हैं तो आपका नाम पढ़ा नहीं जा रहा है, आपका फोटो देखा नहीं जा रहा है। काइंडली एक क्लियर कॉपी जेरोक्स की भेजिए जिसको हम स्कैन करके अपलोड करें। यह है डिजिटल इंडिया बेवकूफों की। झूठा गर्व करने से कोई बड़ा नहीं बनता है, हकीकत में बड़ा काम करने से कोई बड़ा बनता है। जब सब कुछ अलग है, जब हर एक का डीएनए अलग है, जब एक एक सेल, एक एक एटम, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक क्वांटम पार्टिकल, एक एक कॉन्शियसनेस अलग है, तो उसके बाद आपको इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या है? इतना देशवासियों पे बोझा बनाने की जरूरत क्या है? मूर्खों का देश है जो अपने आप को सियाने समझते हैं। आप सोचिए हिंदुओं के बारे में, उनका राम, उनका भगवान, उसका जन्म स्थल अपने देश में, जहां वो 100 करोड़ के ऊपर जनसंख्या में है, उसको हासिल करने में उनको 500 साल लग गया। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। ये उनकी आस्था दिखाती है कि आस्था में कितना दम है। और वही हरमंदिर साहब में जब मुगल घुस गए थे तो बाबा दीप सिंह 5,000 लोग लेके घुस गए अंदर। कम थे, अंदर 12,000 थे, बाहर 5,000 थे। बाबा दीप सिंह का सिर कट गया, सर उठा के घुसे अंदर हाथ में। इसको बोलते हैं आत्मविश्वास, इसको बोलते हैं गुरुओं की भक्ति। यह है असली दम, और यह दम मुसलमानों में है। कट्टर है, कट्टर होना भी चाहिए। अगर आपको अपने अल्लाह पे भरोसा है तो सिर काटने का भी दम होना चाहिए, सिर कटवाने का भी दम होना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। ये वो देश है जहां हम गीता 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 करते हैं, लेकिन सब नपुंसक अर्जुन बने हुए हैं यहां पर। कृष्ण ने कहा अर्जुन से मारो, ये क्यों देखते हो गुरु है, ये क्यों देखते हो भीष्म पितामह है, धर्म के लिए जो करना है सो करो। और वही गीता हमारे देश के स्कूलों में पढ़ाई दी जाती है। एक मुसलमान मदरसा में कुरान पढ़ सकता है, एक क्रिश्चियन अपने स्कूल में बाइबल पढ़ सकता है, एक हिंदू नहीं पढ़ सकता है। तो ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। मैं तो वही बात कह रहा हूं ना आपसे, राइट बेवकूफों टू का देश है। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन
में आप नहीं कर सकते। So many मैं schools and gurukuls have closed down because of right to education. They can teach and we cannot teach. getting my point. Who is stopping you from demanding it? Who is stopping you from coming onto the street हाँ, वही ना, and protesting? that is the only alternative left. हाँ तो डू इट। क्योंकि अरे दूसरे बोलने से कुछ नहीं होता बाकी है। लोगों को यही समझ में अरे आता है मैडम, कि मैं तो सुनिए मेरी बात, मैं तो बोल रहा हूं। वो जो मैं बोल रहा हूं उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग पे मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं। आप निकल जाइए सड़क पे, कौन मना करता है आपको? 100 लोगों को लेके जाइए, 1000 को लेके जाइए, लाख को लेके जाइए, जाके प्रधानमंत्री के घर का घेरा कर ले, बोले कौन से हिंदू हैं, उठाइए प्रश्न। हमारी खोपड़ी भी गुलामों की है। हम दुनिया को इंटेलेक्चुअल लेबर प्रोवाइड करते हैं, जो उनके लिए कोड लिखते हैं, जो उनके लिए कंपनियां मैनेज करते हैं, सीईओ बनते हैं, वीपी बनते हैं, और हम खुश हैं। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या आविष्कार किया है? टाटा ने क्या आविष्कार किया है? टीसीएस ने क्या दिया है? एलएनटी ने क्या दिया है? इन्फोसिस ने क्या दिया है? एचसीएल ने क्या दिया है? विप्रो ने क्या दिया है? लेबर दिया है। दुनिया के अमेरिकन लोगों को लेबर प्रोवाइड किया है। और आज वही ट्रंप बोलता है कि ग्रीन कार्ड की वैल्यू नहीं है। देयर इज नो गारंटी ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी जस्ट बिकॉज यू हैव अ ग्रीन कार्ड। तो बेवकूफ कौन कौन है? डरपोक कौन कौन है? हम लोग हैं, हम लोग हैं। तो वापस मेन टॉपिक पे आते हैं कि जब मूल प्रकृति प्रकृति बनाती है तब रैंडम एलोकेशन होता है, क्योंकि प्रकृति आ गई है वहां पर। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व है, रजस है, तमस है। और जब प्रकृति के 3 गुण हैं जो कि नॉन प्रेडिक्टेबल है, तो कौन सी क्वालिटी कितनी है किस समय पे कोई नहीं जानता है। अभी जैसे एक टॉपिक चेंज हो गया, मैं चला गया इंडियन बैंक, ये प्रकृति है। और इंडियन बैंक से हम चले गए कि पीएम के घर को घेराव करो, ये भी प्रकृति है। और 500 सालों में हिंदुओं ने क्या किया अपने ही देश में, जहां करोड़ों में है, ये भी प्रकृति है। और सब कुछ अलग अलग है, ये भी प्रकृति है। और हमारे देश में ये बेवकूफी है बायोमेट्रिक की, जो कि वेल प्लान नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है उसके लिए, अनअकाउंटेबिलिटी है कंप्लीटली हर लेवल पे। तो जो अपने आप को देश का प्रधान सेवक बोलता है वो आंसरेबल है देश की जनसंख्या के सामने, देश की जनता के सामने, कि आपने इंप्लीमेंट किया इतना बड़ा फेलियर सिस्टम, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लेकिन क्या है, हमें हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की। हम 1000 सालों से गुलाम हैं, गुलामी में हैं, हमने अपने जीभ हाथ पैर काट के रखे। हम डरपोक कौम है। हमको बगल का बांग्लादेश डरा देता है, हमको पिता से पाकिस्तान डरा देता है। रौब के खत्म कर देना चाहिए 2 रात के अंदर। वो देखो पिता से इसराइल को पूरे विश्व की पॉलिटिक्स कंट्रोल करता है। जो हमेशा दिमाग में ये रखना चाहिए कि काली शक्ति है, सरस्वती शक्ति है और लक्ष्मी शक्ति है। हमारे यहां ना काली की शक्ति है, ना सरस्वती की शक्ति है, और ना लक्ष्मी की शक्ति है। अगर आप देखेंगे जीडीपी पर कैपिटा, तो भारत 122वें नंबर पे आता है, 122वें नंबर पे आता है।
हमको इन सारे नेताओं को खड़ा करके पूछना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो जो भी पार्टी के हो, भैया क्यों है ये 122? क्या किया है आपने 75 सालों में? और क्यों इसको अमृत दिवस मना रहे हो? क्या इसमें अमृत दिख गया आपको? लेकिन हमें हिम्मत नहीं है, हमारी फटती है। एक पुलिस का डंडा पड़ेगा तो मां बेटे को बोलेगी बाहर मत जाना अगली बार। ये भगत सिंह का देश नहीं रहा है, ये नेताजी का देश नहीं रहा है, ये डरपोकों का देश है। वो जवान जो बॉर्डर पे खड़ा होकर गोली खाता है, उसको आप 30,000 40,000 रुपया महीना देते हो, और उसको भी आप टेम्पररी जॉब पर रख रहे हो 4 साल की। डूब मरना चाहिए ऐसे देश को और ऐसे नेताओं को जो बात करते हैं कि हम भारतीय हैं और हमको देश से प्रेम है। तुमको गद्दी से प्रेम है और किसी से प्रेम नहीं है तुमको। और उस गद्दी पे बैठने के लिए जितना भी झूठ बोला जाए, जितना भी मक्कारी करा जाए, तुम करने को रेडी हो। संस्कार नहीं है तो तुम ऋषियों के मुनियों के बच्चे नहीं हो। जिस दिन हम अपने गरेबान में झांकेंगे हमको समझ में आएगा कि हकीकत में भारत क्या है। एक दुर्बल देश है। हमारे यहां तो एक फाइटर प्लेन नहीं बन सकता है 20 साल में, 25 साल में। वो पाकिस्तान का बंदा मजाक उड़ाता है। और चाइना को देखो, यूएसए से बेटर उसके पास एयरक्राफ्ट रेडी है। उसने खुद के अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं जो भारत सोच नहीं सकता है। क्या चीज की टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हमारी खुद की। हमको बस माइनिंग करना आता है, कोयला निकालना आता है, और उसका लो क्वालिटी स्टील बना के बेचना आता है। और अधिकतर तो कई बार और का और बेच देते हैं। इस देश की मैन्युफैक्चरिंग क्या है? इस देश में आर एंड डी क्या है? इस देश के आईआईटीज का वर्ल्ड में पोजीशन कहां है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में? इस देश का हेल्थ सिस्टम क्या है? हम बैठ के लड़ रहे हैं एजुकेशन पे कि कौन सी भाषा कहां सिखानी चाहिए। वो टीएन वाला कुछ बोलता है, बीजेपी वाला कुछ बोलता है। पॉलिटिक्स करते रहो बस वोटों के लिए। आंसरेबल नहीं है यहां पर। रक्षा मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रक्षा की अवस्था क्या है? रेलवे मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम हाइड्रोजन इंजन बना रहे हैं। अरे आपके टॉयलेट ही साफ नहीं रहते हैं ट्रेनों में। प्लेटफॉर्मों में ढंग के टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं रहती है। दुनिया के लिए हम नागा साधुओं का देश बन गए हैं आज। और ये भी नहीं मालूम जो नागा साधु बने बैठे हैं वो सही में नागा है भी कि धंधा करने पहुंच गए वहां पर। अगर नागा साधु इस देश की परंपरा है, हम सबको आधार कार्ड दे रखा है, पासपोर्ट दे रखा है, पैन कार्ड दे रखा है, वोटर आईडी कार्ड दे रखा है, नागाओं को भी कार्ड दे दो कि ये आपकी सच्ची आइडेंटिटी है कि आप हो नागा। अघोरियों को दे दो। कितने कार्ड आदमी कैरी करेगा? तो
जैसे हमने देखा, सबसे पहले आती है बुद्धि। बुद्धि में होता है धर्म। आज का जो मानव है, आज का जो नेता है, वहां धर्म की कमी है। दूसरा होता है ज्ञान। यहां ज्ञान की कमी है। जो बोलता है कि मैं चाय वाले का बेटा हूं, जिसका मालूम नहीं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसका ज्ञान का लेवल क्या होगा। इतनी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड दुनिया है, इतना कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सिस्टम्स है, इतनी एडवांस लेवल पे दुनिया चल रही है। जो 140 करोड़ लोगों को लीड कर रहा है, उसकी खुद की एजुकेशन का मालूम नहीं है। बस जय श्री राम उसका क्वालिफिकेशन है। आ जाओ वैराग्य पे। एक नेता दिखा दीजिए जो वैरागी हो। एक नहीं मिलेगा आपको। ऐश्वर्य दिखा दीजिए। ऐश्वर्य क्या होते हैं? ईश्वर के गुण, ईश्वर की शक्तियां नहीं मिलेंगी आपको। इनमें शक्तियां क्या है? रुपए के ताकत पे, दारू के ताकत पे, सेक्स के ताकत पे, ऑपोजिशन को मैनिपुलेट करना, वोटर को मैनिपुलेट करना, इलेक्शन जीतना, उसके बाद अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, अपने पावर को और बढ़ाना। ये इनका ऐश्वर्य का कंपोनेंट है। तो ये सात्विक है? नहीं, ये तामसिक है। ये अविद्या में है, ये अंधकार में है। इसलिए इनमें अधर्म है। इसलिए इनमें क्या है? इसलिए इनमें अज्ञानता है। इसलिए इनमें क्या है? इसलिए इनमें राग है। इनको कुर्सी से प्रेम है, अटैचमेंट है। किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते हैं। अपने पार्टी के नेताओं को 75 साल में बोला टाटा बाय बाय, खुद भी हो जाते हैं अगर ये नियम था तो। अपने लिए नियम अलग है। तो ना धर्म है और ना वैराग्य है। तो जहां पर ये अवस्था होगी लीडरशिप की, वहां पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बात करते हैं हिंदू हिंदू, आपने राम के मंदिर की स्थापना करी, अधूरे मंदिर की स्थापना करी इलेक्शन के पॉलिटिक्स के कारण। आपने शंकराचार्य को इज्जत नहीं दिया, और आप बोलते हैं हम हिंदू हिंदू हैं। सब ढोंग है। राजनीति है गद्दी के लिए। गद्दी परम है, बाकी देश से कुछ प्रेम नहीं है। एलन मस्क से, स्टारलिंक से टाइप हो गया भारती का, जियो का। क्यों भाई? भारत में 500 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर है मिनिमम। शायद 700 मिलियन भी हो सकते हैं। 700 मिलियन, 70 करोड़ एक देश में, भारत में। और एलन मस्क के पास 70 देशों में 50 लाख है। 70 देशों मिला के। तो भैया हम उससे इंटरनेट क्यों लें? हमारी कंपनियां भारती और रिलायंस जियो वाले इनसे टाइप क्यों करें? सरकार मंजूरी क्यों दे रही है? एक अमेरिकन मस्क को भारत में एंट्री क्यों दे रही है? उसके हजारों सैटेलाइट भारत के ऊपर क्यों रहेंगे? और नीचे की इंफॉर्मेशन उसके सैटेलाइट में क्यों जाएगी? हम अमेरिकन कल्चर को इनवाइट कर रहे हैं। हम अपनी सभ्यता का नाश करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन का फ्लो पूरा इंटरनेट से है, वो हम अमेरिकन गेटवे से करना चाहते हैं। क्यों? ये वापस इन्वेजन है भारत का। अंग्रेजों के बाद मस्त भारत पे राज करेगा। ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की और आरएसएस की कि मस्त जिसके पास 50 लाख कनेक्शन है दुनिया भर में,
उसको आप अपना देश बेच रहे हो मुफ्त में। क्या मजबूरी है? क्या ऐसी राज की बात मोदी की वो जानते हैं जो मोदी कुछ बोल नहीं पा रहा है? तो बात करते हैं देश सेवा की, बात करते हैं 56 इंच के सीने की। देशद्रोही है ये लोग। किस आधार पे मस्क को ये इन दोनों ने साइन की है डील? अमेरिका से लौटने के ठीक बाद जियो की डील एक यूरोपियन कंपनी से थी, एयरटेल की डील एक यूरोपियन कंपनी से थी। ये सडनली मस्क भाई साहब बीच में कहां से आते हैं और क्यों आते हैं? और बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। अरे जब आत्मनिर्भर भारत ने 70 करोड़ किए हैं, तो ये आधे करोड़ वाले को बीच में क्यों घुसा रहे हो भाई? बात करते हो कि हमारे इसरो की क्षमता है चांद तक जाने की, तो देश के उन जगहों पर जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अपने सैटेलाइट से करो। इसरो दुनिया भर के देशों के लिए कभी 20 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, कभी 25 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो अपने देश के दूर दराज के इलाकों में क्यों नहीं कर सकते भाई इंटरनेट? अगर दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट नहीं है तो क्या बिजली हो सकती है वहां पर? पानी की सुविधा हो सकती है वहां पर? कि कुएं से पानी भरा जा रहा है, कि अंधेरे में रहा जा रहा है? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? बोला जा रहा है कि सैटेलाइट से स्पीड हाई स्पीड होती है, वो भी झूठ बोल रहे हैं। सैटेलाइट से कभी भी हाई स्पीड नहीं हो सकती है। हाई स्पीड के लिए फाइबर ऑप्टिक लगता है। फाइबर ऑप्टिक 4 रुपया मीटर आता है। ये कहते हैं फाइबर ऑप्टिक महंगा होता है। फाइबर ऑप्टिक की स्पीड सैटेलाइट की स्पीड से कम 200 गुना, 100 गुना ज्यादा होती है। तो आप देश को बेवकूफ बना के मस्त को घुसा रहे हैं, झूठ बोल के घुसा रहे हैं। आपकी मीडिया झूठ बोल रही है दिन भर, कोई तो उसको फीड कर रहा है इंफॉर्मेशन। देश की मीडिया क्यों नहीं बोलती कि मस्क के पास इंटरनेशनली सिर्फ 50 लाख कनेक्शन है, तो भारत सरकार इसके पास 700 मिलियन। हमने खुद किया है ये कनेक्टिविटी अपने दम पे, हमारे आईएसपीज ने किया है, हमारे केबल ऑपरेटर्स ने किया है, हमारे भारत के सरकार ने किया है, ट्राई के नियम के हिसाब से हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशंस ने किया है। तो फिर मत बोलो आत्मनिर्भर भारत। झूठ क्यों बोलते हो? बेवकूफ क्यों बनाते हो देश को? देश को बेच देते हो खुद और इल्जाम दूसरों पर लगाते हो कि देश को बेच रहे हैं। तो आप जब सांख्य पढ़ेंगे, आपको दूध का दूध और पानी का पानी होने लगेगा। हर क्षण हर पल हर जगह तीखी नजर हो जाती है, सब दिखाई देता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। धार्मिक होने का यह मतलब नहीं है कि नपुंसक हो जाना। तो कहते हैं नागा साधु हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं। अरे क्या रक्षा करते हैं भाई? आज का जमाना वो नहीं है। हम नए नए मुद्दे ऐसे उठा लेते हैं जिससे कि हमारा दिमाग गर्म रहे और हम सत्ता वाली पार्टी को वोट करते रहे। तो जब मूल प्रकृति शांत होती है, मूल प्रकृति को देखा भी नहीं जा सकता, एहसास भी नहीं किया जा एहसास नहीं किया जा सकता, लेकिन वो शक्ति सो रही है। जिस दिन वो शक्ति पूर्ण रूप से जाग के बाहर आ जाती है, और वो अति सात्विक रूप में आती है, वो अधर्म को खत्म करना चाहती है,
वो अज्ञानता को खत्म करना चाहती है, अंधकार को खत्म करना चाहती है, अविद्या को खत्म करना चाहती है। जब वो राग को खत्म करना चाहती है, अटैचमेंट को, ग्रीड को, हवस को, और जब वो लोगों की झूठी ताकत, झूठी सत्ता जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको खत्म करना चाहती है, तब वो काली का रूप धारण करके मुंडी काटना चालू करती है और खून पीना चालू करती है। तब वो इतने क्रोध में रहती है, ना आगे देखती है ना पीछे देखती है। और जो राक्षसीय ताकत है वो भी कम नहीं है। और जब रक्त बी जाता है, जिसका एक एक खून का ड्रॉप गिरने से एक और पैदा हो जाता है, तो उस चैलेंज को भी काली फेस करती है। खून के एक बूंद को गिरने नहीं देती है रणभूमि में, पीती रहती है, काटती रहती है, गले में लटकाती रहती है, काउंटिंग करती रहती है। अब वो इतनी क्रोधित होती है क्योंकि जितने भी ये राक्षस हैं, ये विद्रोही हैं, इनको देह नहीं होता। ये बुद्धि के आसपास होते हैं, उनके नीचे मानव होते हैं, उनके नीचे पशु होते हैं। तो ये ऊंचे लेवल के होते हैं, इनके पावर भी ऊंचे होते हैं। तो काली उस क्रोध में फिर भेद नहीं करती है राक्षस में और देवताओं में। और तब देवता भागे भागे जाते हैं। तब शिव जी की भी हिम्मत नहीं होती है कि काली को आदेश देने का, काली को समझाने का, काली को पकड़ के रोकने का, काली का गला काटने का। वो लेट जाते हैं। क्योंकि शिव कौन है? शिव चेतन तत्व है, शिव दृष्टा है, देखने वाला है, करने वाला नहीं है। करने वाली काली है, शक्ति उसमें है। करने वाली दुर्गा है, शक्ति उसमें है। करने वाली सरस्वती है, ज्ञान की शक्ति उसमें है। करने वाली लक्ष्मी है, रुपए की ताकत, रुपए की शक्ति उसमें है। करने वाली कई देवियां हैं। वो मां है, वो देने वाली, वो सुरक्षा प्रदान करने वाली है। तो जब इस तरह का अत्याचार बढ़ेगा धरती पे, जैसे अभी ट्रंप नाच रहा है, वो एक राक्षस है आज। दूसरा मस्क है, तीसरा पुतिन है। तो जब इनका प्रभाव हमारे देश में आने लगेगा, अभी तो ये 7 समुंदर पार है, इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टॉक मार्केट्स में। जब ये 7 समुंदर पार आने लगेगा इस देश में, और जब यहां के नेता उन राक्षसों के हिसाब से नाचने लगेंगे, तो उनकी मुंडियां काटी जाएंगी। इनका खून काली पिएगी। तो वही जो बुद्धि वाली स्टेट है, जो यूनिवर्सल माइंड वाली स्टेट है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस वाली स्टेट है, वो व्यक्त रूप में काली है। उसमें उतनी शक्ति है, वो विराट रूप है। जो कृष्ण ने दिखाया अर्जुन को, वो विराट रूप है। अर्जुन देख नहीं पा रहा था, जबकि योद्धा था बहुत बड़ा। तो कृष्ण की आंखों से देखा वो। तो जब होता क्या है कि सृष्टि का निर्माण होता है, तो सबसे पहले महत आता है, महान तत्व जिसको बोलते हैं, द ग्रेट प्रिंसिपल। उस महत के बाद अहंकार, अहंकार के बाद मानस, मानस और इंद्रियां और तन्मात्राएं और पंचमहाभूत। इस ऑर्डर से तो बनता है। योग क्या है?
सांख्य क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र में हम पंच महाभूत में रहते हुए स्टार्टिंग पॉइंट का दर्शन करते हैं। ईश्वर का दर्शन करते हैं योग में, पुरुष का दर्शन करते हैं, मूल प्रकृति का दर्शन करते हैं, बुद्धि का दर्शन करते हैं, अहंकार का, मानस का दर्शन करते हैं, चित्त का दर्शन करते हैं, तन्मात्राओं का दर्शन करते हैं। और ये 25 तत्वों को हम अपने बस में कर लेते हैं, इनको हम काबू पा लेते हैं, तब हमारे अंदर में प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करने वाली ताकत आ जाती है, सिद्धियां आ जाती है। हम देखेंगे सांख्य में आगे चल के कारिका में वो वर्णन करेंगे कि पुरुष कंट्रोलर है प्रकृति का, कंट्रोलर। अगर प्रकृति को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं हुआ तो वो भाग जाएगी। तो शिव जो थे वो कंट्रोलर थे काली के, इसलिए काली उनके ऊपर पैर रख के रुक गई, कंट्रोल में आ गई, थम गई, उसकी सारी वृत्तियां खत्म हो गई, वो परम तत्व से मिल गई, शांत हो गई, उसका योग हो गया, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया। तो ये जो वापस जाने की जर्नी है, ये जो अपने अंदर के छिपे हुए तत्वों का दर्शन करने की जर्नी है, ये जर्नी कराती है दर्शन शास्त्र, जो कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इसलिए आप लोगों को बोला जाता है बार बार कि जो भी सवाल मन में आता है पूछते रहिए, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तब प्रकृति वापस प्ले में आती है, कंट्रोल लेती है और इसको दिशा देती है, इस डिस्कशन को, इस कॉन्वर्सेशन को दिशा देती है, इसको कहीं ले जाती है। और ये जर्नी हम सब साथ में कर रहे हैं। आपसे जब मैं बात करता हूं, अपने पॉइंट्स रखता हूं, तो मेरे भी अंदर एक क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, मेरे भी अंदर फाइन ट्यूनिंग होती है, मेरे भी अंदर एक प्यूरिफिकेशन चलती है, वृत्तियां खत्म होती हैं, ठंडक आती है, शांति आती है और सिद्धियां जागने लगती हैं। तो ये एक्सपीरियंस आप सबका भी हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप यहां बार बार नहीं आते, कुछ मिल रहा है, प्रकृति कुछ दे रही है, आपको भी दे रही है, हमको भी दे रही है। प्रकृति के पास क्या है? सबसे ऊपर लेवल पे ज्ञान है। ईश्वर के पास क्या है? योग के हिसाब से परम ज्ञान है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग ज्ञान की आदान प्रदान कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि बुद्धि में 8 प्रकार के भाव होते हैं, 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव। पॉजिटिव कौन से हैं? धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है और ऐश्वर्य है। और नेगेटिव क्या है? इनके ऑपोजिट। तो 8 हम कैरी करते हैं जीवन भर। और जैसे जैसे हम कर्म करते रहते हैं वैसे वैसे ये 8 बदलते रहते हैं। और जब अंतिम समय पे हमारी मृत्यु होती है तो जो जो, जो लास्ट स्टेज के 8 होते हैं उससे हमारा वापस नया शरीर, नए संस्कार, संस्कार मतलब जो लास्ट स्टोर्ड है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो अगले शरीर में जाता है। ये जो 8 भाव है ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ये सूक्ष्म शरीर अगले स्थूल शरीर के पास जाता है। और पुरुष तो हमेशा रहता है, एवर एग्जिस्टिंग है, इटर्नल है। तो वो हर शरीर के साथ है, वो हर समय में है, भूतकाल में भी आपका है, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है। और सारे शरीर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। कहां पर एग्जिस्ट करती है? मूल प्रकृति में।
क्योंकि मूल प्रकृति इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की घर है। मूल प्रकृति पोटेंशियल स्टेट ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और जो प्रकृति है उसमें वो मैनिफेस्टेड एनर्जी, मूल प्रकृति में वो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी। तो जो भी संभावनाएं मूल प्रकृति में है वो व्यक्त प्रकृति में आ सकती हैं, आएंगी। आप जब उसको एनर्जाइज करेंगे तब वो व्यक्त में आ जाएंगे। आप एनर्जाइज कैसे करेंगे? आप आपका जो पुरुष है उससे उस पॉसिबिलिटी को देखेंगे और देखते रहेंगे। जितना आप देखेंगे उतना मूल प्रकृति में वो पॉसिबिलिटी एक्साइट होगी, उसमें एक्शन आएगा, उसमें मोशन आएगा, उसमें एक्टिविटी आएगी, उसमें कर्म आएगा, उसमें क्रिएशन होगी। और कुछ समय के बाद वो बुद्धि में, अहंकार में, तन्मात्रा के माध्यम से पंचमहाभूत में, बाहर दुनिया में आपके इंद्रियों को और सबके इंद्रियों को दिखाई देगी। इतना सरल है मैनिफेस्टेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाहर वालों ने धंधा बना रखा है उसका। मैनिफेस्टेशन के एक बहुत बड़ा हवा बना रखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे रखा है, जबकि इसका कोई संबंध ही नहीं। अच्छा लगता है सुनने में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोगों को रुपया देने में कठिनाई नहीं होती इस नाम पे। अपने ग्रंथ पढ़ने को कोई रेडी नहीं है, फिरंगी कुछ भी बोलेंगे उसको पी जाएंगे, रुपया देंगे पी जाएंगे। तो मूल प्रकृति इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है और बुद्धि यूनिवर्सल माइंड है। एक मिनट जरा। हेलो। हाँ। अच्छा। एक मिनट में आया। तो शो में आपका क्वेश्चन आंसर हुआ कि कुछ अनआंसर्ड रह गया है? सर आंसर हुआ, बट 100% नहीं हुआ। हाँ। 100% नहीं हुआ। हाँ, कौन सा परसेंट रह गया है, क्या है वो बताइए। मुझे ये लग रहा है कि एक बार आप जैसे बोल रहे थे कि पुरुष जिस पार्ट ऑफ मूल प्रकृति को ऑब्जर्व करता है वहीं पे एक्टिविटी, हलचल स्टार्ट होती है और मैनिफेस्टेशन होता है। तो दैट मीन्स कि पुरुष डिसाइड कर रहा है कि उसको किस भाव को शायद मैनिफेस्ट करना है, या किस पोर्शन को, मतलब इस क्रिएशन में किस किस चीज को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि मूल प्रकृति तो अनंत है, उसमें तो लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूं, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, आप समझ पा रही हैं कि कुछ रह जाता है? अगर कुछ रह जाता है तो फिर पूछिएगा, मैं फिर कोशिश करता हूं। ठीक है। पहली बात तो ये कि हम पैदा होते हैं, ठीक है, बस सच्चाई। मैं पैदा हुआ हूं और मुझे नहीं पता था पैदा होने के पहले कि पुरुष होता है, मूल प्रकृति होती है, जहां देखूंगा वहां बनेगा। किसी ने बताया नहीं। मुझे पता भी नहीं कि किसी को पता भी चलता है ऐसा। मेरे को क्या मालूम है कि मैं पैदा हुआ,
बड़ा हुआ, नर्सरी गया, प्राइमरी स्कूल गया, सेकेंडरी स्कूल गया, कॉलेज गया, धीरे 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 ज्ञान बटोरता रहा, दुख भी लेता रहा, सुख भी लेता रहा, देखता रहा, जीवन को सीखता रहा, कुछ लक्ष्य बनाता रहा, कुछ लक्ष्यों में सफल हुआ, कुछ में विफल हुआ, धीरे धीरे जीवन का एक गोल बनने लग गया, एक पर्पस ऑफ लाइफ बनने लग गया। और समझ में आया कि इस प्रकृति से निकल के जाना सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ा प्रोग्रेस है, सबसे बड़ा एवोल्यूशन है मैनकाइंड। तो आप देखेंगे, मास्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की ये बोलती है कि सेल्फ रियलाइजेशन या एक्चुअलाइजेशन अल्टीमेट है। हमारे यहाँ फिलोसफी ये नहीं बोलती है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि मोक्ष, प्रकृति से निकल जाना अल्टीमेट है। तो जब आप इस जर्नी में हैं प्रकृति के, आ, सब आप शायद कभी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके इस थॉट के अराउंड आ सकते हैं कि मेरे अंदर है जो देख रहा है। मैं न तो ये दुनिया, न शरीर, न कपड़े, न नाम, कुछ नहीं हूं। ना मैं हिंदू हूं, ना मैं इंडियन हूं, ना मैं धरतीवासी हूं, ना मैं इस सौरमंडल का हूं, ना मैं इस गैलेक्सी का हूं। मिल्की वे का क्या नाम है उसका, मिल्की वे बोलते हैं शायद। बस मैं हूं। और जो मेरे अंदर है वो बदलता दिखता नहीं है। मेरे हाथ पैर बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, आसपास सब बदल रहा है, लेकिन जो देखने वाला है, न तो मैं उसको देख पाता हूं, न वो बदल पाता है। फिर कभी कभी लगने लगता है कि नहीं, मैं अपने साथ बैठा हूं अकेले में, और बाहर का कोई नहीं है, दुनिया नहीं है, अकेले हूं, अपने आप के साथ हूं, स्वरूप में हूं। फिर समझ में आता है कि नहीं, कुछ दर्शन शास्त्र हैं जो बोलते हैं कि और भी है तत्व, उनका दर्शन करो। उनकी अलग अलग प्रणालियां हैं, अलग अलग मोडालिटीज हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। जैन धर्म का अपना मेथड है, बुद्धिज्म का अपना मेथड है, और चारवाक का अपना है, वेद का अपना है। हर एक के अपने अपने मेथड्स हैं। वेद में भी अलग अलग 6 मेथड्स हैं, और इनके अलावा भी मेथड्स हैं, तंत्रों के अपने मेथड हैं। तो तब आपको ये समझ में आता है कि जहां पर मैं ध्यान लगाता हूं, मेरे को उसकी सिद्धि आती है। जो योग में आपने देखा कि अष्टांग योग करने से बाहर से हम अंदर आते हैं, अंदर आके धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि के बाद संयम, संयम के बाद प्रज्ञा, प्रज्ञा के बाद आपको सिद्धि मिलती है। तो वही बात मैं कर रहा हूं कि मूल प्रकृति में सारे पॉसिबिलिटीज हैं। जो पॉसिबिलिटी आपके माइंड में आता है, वो आपके यूनिवर्स में, आपके एग्जिस्टेंस में है, लेकिन वो फुल्ली एनर्जाइज नहीं है। वो अभी तक मटेरियल फॉर्म में नहीं आया, वो सूक्ष्म रूप में है। उसको स्थूल रूप में लाने के लिए आपको उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो जब मैं बोलता हूं कि पुरुष देखता है मूल प्रकृति को, इसका मतलब एक पॉइंट पे देखता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। आप समझ लीजिए कि आप ध्यान दे रहे हैं एक थॉट पे, और वो थॉट मटेरियल रूप में आ जाता है। इस जवाब से आपको क्लियर होता है? हाँ सर। हाँ? हम्म। नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, आपने हाँ बोला हाँ क्या? सर, इससे क्लियर हो रहा है, हाँ। अभी भी कुछ बाकी है? नहीं, अभी तो नहीं है। नहीं तो आपका क्वेश्चन अभी पूरा आंसर हो गया 100%। हाँ, अभी तो हो गया, बट आई थिंक इट ओवर। हाँ। अभी हो गया, बट आई थिंक इट ओवर। हाँ, कोई बात नहीं आपके
जितना आप थिंकिंग करेगी उतना आपको क्लैरिटी आएगा, उतना इस डिस्कशन के अराउंड संस्कार बनेंगे, उतना वो आपकी फिजिकल रियलिटी में आने लगेगा। हाँ बोलिए बिंदु जी। सर मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कि पुरुष सबके अंदर अलग अलग होता है, हमें पता है सबका अपना अपना पुरुष है, बट हम्म, व्हेन द बॉडी फिनिशेस और जो सूक्ष्म शरीर होता है, तो वो उसी पुरुष के साथ आगे कैरी ओवर होता है हमारा। हाँ अच्छा, ये मतलब जैसे हम नेक्स्ट मंथ भी इनकारनेशन होगी तो वही पुरुष रहेगा और संस्कार अपने लेता रहेगा साथ साथ। हाँ, क्योंकि कनेक्टेड। दूसरे पुरुष तो उस समय अपने बॉडी से बिजी है ना, किसी एक बॉडी से अटैच्ड है। अच्छा, मतलब पुरुष और फिर वही कांस्टेंट हमारा चेंज साथ चलता रहेगा, हाँ, एक आपके सूक्ष्म पास शरीर। किताब है क्या, ये सांख्य वाली? ये वाली नहीं है सर, नहीं है सांख्य हाँ। वाली। नहीं है सर। हाँ तो फिर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रही हैं और किताब नहीं रखेंगे तो कैसे सर होगा? मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन, आई पेड ऑल्सो 119 रुपए। वो पता नहीं डिलीवरी भी नहीं हुई, पैसे भी वापस आ गए। अब मैंने नहीं सोचा इसके मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे रामाकृष्ण मिशन है, वहां से मैं जाके परचेज करके लाऊंगी खुद। नहीं नहीं, आपको ये जनरली लोकल रामकृष्ण मिशंस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो स्क्रिप्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस स्क्रिप्चर को रामकृष्ण मिशन में जनरली फॉलो नहीं किया जाता है। वो लोग फॉलो करते हैं वेदांत को, वो भी अद्वैत वेदांत को। और ये जो है ये अपने आप में एक अलग दर्शन है। दोबारा ऑर्डर करती हूँ सर अभी। हाँ, अमेजोन से मैंने ऑर्डर की थी, वो 4-5-6 दिन का टाइम दिखा रहा था, उसके बाद आई भी नहीं और पैसे भी वापस आ गए। तो आई पैसे एम वापस आ गए आपको? हाँ जी हाँ जी, 119 रुपए सर। नहीं, आप अमेजोन पे ऑर्डर मत करिए, आप रामकृष्ण मिशन चेन्नई में ऑर्डर करिए, ये उनकी पब्लिकेशन है। अडियार बोल के जगह है शायद। और 60-70 रुपए की उनकी ओरिजिनल किताब है, वो 40-50 रुपए उसका स्पीड पोस्ट का चार्ज लेते हैं, और वो हाँ जनरली आने बिल्कुल में सर, 5 से 15 दिन लगता है, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। ऐसे ही था सर। यहाँ भी इन्होंने 74 रुपीज की बुक की 119 रुपए चार्ज किए, और वापस आई भी नहीं बुक, और 5-7 दिन का टाइम था, उसके बाद बोल दिया कैंसिल हो गया अच्छा, आपका। आप एक काम करिएगा। आज फिर तो मैंने भी अमेज़न से ऑर्डर किया था और वो पोस्टपोन करते गए डिलीवरी 3 दिन ऐसे और बढ़ता अच्छा। गया। फिर फाइनली उन्होंने बोला आज नहीं आएगी तो फिर हम रिफंड कर देंगे आपके पैसे और वो लास्ट डे पे आ गई। नहीं, अच्छा, इसमें आपकी ऐसा लास्ट। हो सकता है कि ये कॉपीज ज्यादा प्रिंट नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने कहा ना, इसको ज्यादा पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, बहुत ही स्पेशलाइज्ड लिटरेचर है। और जैसे मैंने शुरू में भी क्या कहा था कि इस ज्ञान को भारत में इजीली अवेलेबल नहीं कराया हुआ है। इस ज्ञान को रोका हुआ है पब्लिक में आने से, मतलब पिछले हजारों सालों में ये हुआ है। तो ये संभावना हो सकती है कि उनके पास उसकी कॉपीज खत्म हो गई हों। तो आपको कोई दूसरा अगर मिलता है तो ले लीजिए, क्योंकि कारिका सेम है, कमेंट्री बदल जाएगी, ऑथर सर बदल आज जाएगा। ट्राई विद चेन्नई रामकृष्ण मिशन कांटेक्ट करूंगी, इफ दे हाँ, कैन वो सेंड। वहां मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको मिलना चाहिए, क्योंकि मतलब पिछले 5-6 सालों से कई लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने वहां से खरीदी है और आती है वहां से सप्लाई। जी सर। सर मुझे भी आ गई। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू। सर कोई ऑनलाइन अगर एड्रेस हो तो प्लीज एक फोटो भेज दीजिएगा। ऑनलाइन क्या? ये चेन्नई वाला कह रहे थे ना, आपको जगह का नाम बता रहे थे। हाँ, उसका क्या चाहिए आपको? वो द प्लेस यू वर टेलिंग, सम हरित और समथिंग, मैं समझी नहीं। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा। वहां पे भी ईश्वर चंद की मिलेंगी सर? हम्म। इन्हीं की ईश्वर चंद की मिलेंगी? नहीं, सांख्य कारिका जो है वो ईश्वर कृष्ण ने लिखा है, ये ईश्वर के। करीबन 2000 साल हो गए। हाँ इसके जी। ऊपर की कमेंट्रीज जो है वो अलग अलग लोगों ने लिखी है। तो हाँ जी। जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी ने लिखी है, स्वामी विरूपाक्षानंद।
अच्छा जी। और ये भी जो सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की हम पढ़ रहे हैं, वो वकस्पति मिश्रा की ओरिजिनल कमेंट्री है। उन्होंने क्या किया है, इसको मिक्स किया है तत्व कौमुदी के साथ, और फिर उसके ऊपर वकस्पति मिश्रा की कमेंट्री है। और वकस्पति मिश्रा की कमेंट्री के ऊपर उसका ट्रांसलेशन और कुछ कमेंट्स के साथ स्वामी विरूपाक्षानंद ने इसको क्रिएट किया है। तो पतली सी किताब है, छोटी सी किताब है। जी मैं चेक कर लूंगी। और ये श्री रामकृष्ण मठ, मायलापुर, मद्रास 600004 इस एड्रेस से आती है। ठीक है सर, मैं चेक। थैंक यू सर। सर मैंने ग्रुप में इसका लिंक भेजा है, उनके ई स्टोर का, और अभी बुक का भी भेज रही हूँ। हाँ ठीक है। और किसी का क्वेश्चन या फिर क्लोज करें? चलिए क्लोज करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू।